हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ आज एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। टॉपिक का नाम कुछ यूं है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने रोटेशन, जो मॉलिक्यूल रोटेट करता है उसके बारे में तो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा है हमने? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पे ऐसा अलग क्या है इसके अंदर, लाइक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर? तो अगर आपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली सीरीज देखी है या वो वाली अगर आपने क्लास अटेंड की है तो उस क्लास में आपने देखा होगा जो हमारे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली क्लास थी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसमें हमने क्या बात की थी, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी था रमन के केस के अंदर, वहां पे हमने देखा था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो कि बेसिकली हम ले रहे हैं, और उनमें भी कौन सा? होमोन्यूक्लियस। होमोन्यूक्लियस मतलब जैसे कि अगर हम होमोन्यूक्लियस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, N2 ले रहे हैं। होमोन्यूक्लियस दैट मीन जो दो एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बन रहा है, दोनों मॉलिक्यूल क्या, दोनों एटम क्या होंगे? सेम। जैसे कि यहाँ पे दोनों एटम क्या है? हाइड्रोजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर, यहाँ पे नाइट्रोजन के। ठीक है, तो रमन ने किसमें बताया था? ओनली होमोजीनियस के केस के अंदर बताया था। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इन जनरल केस, वो हम देखेंगे हेट्रोन्यूक्लियस के केस के अंदर, मतलब जहां पे दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम नहीं होंगे एटम, दोनों एटम क्या होंगे? अलग अलग एटम होंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? रमन में हमने देखा था, रमन में क्या बताया गया था कि वहां पर डाइपोल जो चेंज हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विदाउट डाइपोल मूवमेंट वहां पे हम सीधा स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग के थ्रू हम ये सारा प्रोसेस समझ रहे थे। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे डाइपोल मूवमेंट, कि डाइपोल मूवमेंट की वजह से कैसे रोटेशन ट्रांजिशंस हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, तो यहां पे बेसिकली हम किस पे बात करेंगे? हेट्रोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल पे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अब हेट्रोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कि आप मान सकते हो, एग्जाम लेके चल सकते हो, HCl हो गया, और इसके बाद हमारा हो गया C12O16। ठीक है, ऐसे ही आप मान सकते हो NaCl। तो ये सारे क्या है? ये सारे हेट्रोन्यूक्लियस है। हेट्रोन्यूक्लियस दैट मीन कि यहाँ पे जो दोनों एटम्स हैं, दोनों एटम्स क्या है? अलग अलग है। जैसे कि HCl के अंदर दो एटम से मिलकर बना है, एक H और दूसरा Cl। इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, इन दोनों से मिलकर क्या बना? हमारे पास मॉलिक्यूल बना एक। और दूसरा सेकंड चीज हम रोटेशनल के अंदर जो देखेंगे, रोटेशन के अंदर क्या बात करें? बेसिकली बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इन दोनों को जो जोड़ रही है, इन दोनों की जो न्यूक्लियस, मान लो न्यूक्लियस हम कहाँ मानते हैं? इसके सेंटर्स में मानते हैं इनके। तो इन दोनों के जो सेंटर्स को ये लाइन जोड़ रही है, जो एक बॉन्ड जोड़ के चल रहा है इन दोनों को, वो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ, जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। सेकंड थिंग इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हेट्रोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या देख के चल रहे हैं? यूज टू डिटरमाइन bond length and moment of inertia। ओके, ये हो गया। अब ये तो हमें पता है, ठीक है, हमने क्या लिया? हेट्रोन्यूक्लियस के लिया। होमोन्यूक्लियस के लिए क्यों नहीं लिया यहाँ पे? पहला क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे? Why not for होमोन्यूक्लियस? ठीक है। सेकंड थिंग, बॉन्ड लेंथ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल तो रहे हैं, बट कैसे निकाल रहे हैं? इसका प्रोसेस क्या है इसके अंदर? वहां तो हमने देख लिया था इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पे इसका क्या प्रोसेस होता है? तो ये प्रोसेस हम समझते हैं यहाँ पे कि इसका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। तो इसने क्या एक्सपेरिमेंट दिया अपना? एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में बताया कि नॉर्मली जो एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल क्या करता है? रोटेट करता है।
ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जब कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी, जैसे कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक H है एंड देन दूसरा क्या है यहाँ पे Cl है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो इसमें से एक क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव, ठीक है, एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव दैट मीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, नेगेटिव दैट मीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसरे वाला जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या हुआ कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और इसके साथ अटैच है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच कर ले, मतलब ये क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब हाइड्रोजन क्या हुआ, हाफ में क्या है, ये स्टेबल केस के अंदर है या फुल होगा ये, ठीक है। 7 पे ये स्टेबल नहीं है। अब ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेना इसके लिए इजी होगा एज कंपेयर टू ये हमारा किसमें आता है 3p7 में, सॉरी 3p5 के अंदर, ठीक है। तो 3p5 के अंदर क्या होगा, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन देने से बेटर है ना कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके काम आके क्या बन रहा है, 8 बना रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके क्या बन रहा है, इसको स्टेबल बना रहा है, दोनों हो गए, ठीक है। अब हमारा एक्सपेरिमेंट ये था कि यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी, यहाँ पे कमी थी, तो एक बार के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। सो सपोज दैट ये वाला क्या हुआ हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड देन ये वाला क्या हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज क्यों लिया, वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। दोनों साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है एंड देन यहाँ पे कितने हमारे पास 1, नेगेटिविटी चार्ज इसके साइड ज्यादा है। पॉजिटिव में देखते हैं तो पॉजिटिव यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है 17 है। तो दोनों केस में दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। अब बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके बीच में डाइपोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट होता है ना, डाइपोल मूवमेंट बेसिकली कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्रिएट होता है, ठीक है। और वो भी कब क्रिएट होता है, जब दोनों साइड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो इक्वल ना हो। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखते हैं तो 17 है, क्लोरीन 17 पे आता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानते हैं 1 यूनिट है, तो यहाँ पे क्या है 17। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल अगर नहीं हो उस केस के अंदर हमारा क्या होता है, एक डाइपोल क्रिएट होता है। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है, हो गया क्रिएट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या लिया, एक रोटेशन मॉलिक्यूल लिया जिसका एक क्या है डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, व्हेन ए मॉलिक्यूल विद ए डाइपोल मोमेंट रोटेट्स। अब क्या करेगा, जो डाइपोल मोमेंट है, अब ये जो मॉलिक्यूल है जो हमने लिया ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अब ऐसे तो रोटेट करेगा नहीं, लाइक ऐसे हैं दोनों अटैच है तो ऐसे तो करेंगे नहीं। अब ये क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे या फिर ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, या तो ऐसे रोटेट करेंगे या फिर ऐसे रोटेट करेंगे। अब अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो अभी क्या है, जैसे कि मान सकते हो आप यहाँ पे 2D के अंदर अगर हम इसको देखते हैं, 3D के अंदर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो 2D के अंदर अभी के लिए क्या है, डाइपोल मोमेंट हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ये रोटेट होता है 90 डिग्री पे, रोटेट हुआ तो कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस वन, डाइपोल क्या आ गया, अब ऐसे हो गया हमारा। फिर मान लो दोबारा से रोटेट होता है, दोबारा से रोटेट होके पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, नेगेटिव यहाँ पे एंड डाइपोल इधर हो गया, एंड फिर अगेन डाइपोल सेम। मतलब क्या हुआ कि रोटेशन क्या हो रहा है, हम बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब रोटेशन इसका क्या कहते हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होती जा रही है, लगातार चेंज होती जा रही है।
ठीक है। अब जो डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उससे क्या बन रहा है, हमारा एक वेव फॉर्म ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है हमें। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो कि नेगेटिव टू सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। सपोज दैट आपने फर्स्ट टाइम इधर डायरेक्शन ली, जब एक्स की हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आप एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो फ्लक्चुएशन जो इसके अंदर आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या होगा, जा रहा है। फिर हमने इसको डाउन किया तो ये डाउन। अब इसके बाद जब दोबारा इसको हमने किया तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है। बट इन केस ऑफ नेगेटिव साइड हम कैसे लेते हैं, अब क्या कर रहा है, ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, फिर आगे दोबारा घुमा दिया, फिर आगे पॉजिटिव में घुमाए जा रहे हैं, तो हमें एक फ्लक्चुएशन मिलता है इस वेव फॉर्म की रूप में, ठीक है। अब इस वेव से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये किसका मिल रहा है हमें, मॉलिक्यूल्स का। जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल और जिसका डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर बेसिकली आपको ये देखने को मिल रहा होगा जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, इस फ्लक्चुएशन की वजह से हमें क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना मिलके हमें ऑक्सीलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, रोटेशनल मॉलिक्यूल की वजह से। अब हमें क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। ठीक है, तो अभी हमने जो डायग्राम समझा उससे क्या मिला हमें कि जब डाइपोल, कोई भी डाइपोल मूवमेंट है, ऐसा मॉलिक्यूल ले ले और वो रोटेट कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन ए मॉलिक्यूल विद अ डाइपोल मूवमेंट रोटेट्स, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट चेंजेस। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो रही थी, जो कि हमने देखा अभी डायग्राम के थ्रू। अब इस चेंज की वजह से क्या हो रहा है, सो the direction of dipole moment change, so due to this change, it behaves like an oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जब ऐसे था मॉलिक्यूल तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन थी, इस तरीके की डायरेक्शन थी। फिर क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई। अब डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव के अंदर गया, इंक्रीज करते जा रहे, आगे हम इंक्रीज बढ़ाते जा रहे इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये क्या हुआ, हमें एक वेव फॉर्म में मिल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बिहेव लाइक एन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद क्या होता है, इतना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच फर्दर interacts with, और जो हम लाइट दे रहे हैं, लाइट किसकी दे रहे हैं, ईएम रेडिएशन की, ठीक है, ईएम रेडिएशन, ठीक है। जो हम लाइट आ रही है हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर, एक तो हमारा खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वहां पे, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो लाइट आ रही है, लाइट के अंदर भी क्या है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां से हम एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब ये इंटरेक्ट होगा किसके साथ, ईएम रेडिएशन के साथ, ठीक है, इट एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम
आई थिंक आपने ये कर लिया होगा। EM रेडिएशन एंड अगर ये होता है ना तो इसके बाद क्या लिखा है, जो रोटेशनल ट्रांजिशन है एंड रेशियो रोटेशनल ट्रांजिशंस। ओके, इसके बाद हमें क्या मिलेंगे, रोटेशन ट्रांजिशंस देखने को मिलेगी और इन रोटेशन ट्रांजिशंस की वजह से एंड फ्रॉम दैट वी गेट रोटेशनल, और इन रोटेशन ट्रांजिशंस की वजह से हमें क्या मिलेगा, जो हम स्पेक्ट्रल लेंस, बेसिकली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर क्या रहे हैं, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली कर रहे हैं, हमें एक तो स्पेक्ट्रल लेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो स्पेक्ट्रा पढ़ते आ रहे हैं ना, उस स्पेक्ट्रा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन दूसरा उस स्पेक्ट्रा के साथ साथ उसकी जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटेशनल में क्या हुआ, रोटेशनल ट्रांजिशन हमें मिला, एंड देन रोटेशनल इससे क्या मिला, हमें स्पेक्ट्रम मिला। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था हेटेरोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था व्हाई वी नॉट यूज होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसका रीजन आपको बताता हूँ। ये हो गया, यहाँ से स्पेक्ट्रम मिला हमें इस एक्सपेरिमेंट से। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे एक मार्क करके लिखना, वाइट not taking homonucleus diatomic molecule। ठीक है, अब आपको अगर याद हो, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट कब होता है, डाइपोल मोमेंट हमें तब शो होगा जब जो दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट नहीं है, दैट मीन उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी नंबर्स अगर डिफरेंट नहीं है, तो मतलब वहां पे क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा नहीं क्रिएट होगा। व्हाई, बिकॉज हम भाई देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इलेक्ट्रॉन इक्वल है मतलब क्या होगा, दोनों साइड से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों साइड से एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वो क्या बन जाएंगे, एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, अब न्यूट्रल के केस के अंदर क्या हो जाएगा, फिर वो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन करेंगे, सॉरी रिएक्शन दैट मीन उसके अंदर हमें डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा। डाइपोल मोमेंट अगर हमें नहीं मिल रहा है वहां पे, मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा नॉर्मली, और जो रोटेशन ट्रांजिशन हमें फिर उससे मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो व्हाई इट्स नॉट टेकिंग होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट तो इसके अंदर यही चीज है कि they don't have dipole moment because the electronegativity of both atoms is equal and they cancel out। ठीक है, सो मेनली चीज क्या है कि जो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट हम देखने को मिल रहा था, रोटेशन के अंदर हमें क्या मिल रहा था देखने को, वहां पे परमानेंट हमें डाइपोल मोमेंट देखने को मिल रहा था, और इस केस के अंदर हमें क्या मिल रहा था, डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। यही रीजन था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होमोन्यूक्लियस यूज ना करके हम यहाँ पे हेटेरोन्यूक्लियस का निकाल रहे हैं, और होमोन्यूक्लियस के रमन बाद में आए थे हमें, जिन्होंने ये चीजें हमें दी थी। ओके,
तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल एंड कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। स्पेक्ट्रम में मिल गया। अब हमारा क्या था कि ट्रांजिशन हो रहा है, तो ट्रांजिशन के केस के अंदर हम अभी तक क्या देखते आते, सिलेक्शन रूल्स देखते आते, तो यहाँ पे भी कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं क्या, वो देखते हैं। सिलेक्शन रूल, अब सिलेक्शन रूल में फर्स्ट सिलेक्शन रूल हमने देख लिया कि क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए, उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। परमानेंट अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो मतलब वहां पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका पहला तो क्या था, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो उसका सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन जो होगा वो क्या होगा, अब की बार प्लस माइनस 1 के अंदर ट्रांजिशन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ओनली डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ट्रांजिशंस आर अलाउड। अब ये ट्रांजिशन ऐसे ही क्यों होना चाहिए, इसने बोला कि अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बोला, अगर ट्रांजिशन हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर 0 पे तो 0 से फर्स्ट पे जाएगा, फिर उसके बाद ही सेकंड पे जाएगा, डायरेक्ट सेकंड पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी बात है। अब आप बोल रहे होगे कि सर हमने जब रमन के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने फर्स्ट क्यों नहीं दिया, ठीक है। उसका एक रीजन ये था कि उसमें क्या बोल रहा था कि बाहर से लाइट आ रही है और वो क्या कर रही है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग कर रही है। इनइलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर क्या कर रही है कि कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन जो उनके बीच का जो गैप था, एक एनर्जी गैप, ठीक है, जो गैप था वो हमारे पास वहां पे क्या था, फिक्स नहीं था कि लाइक उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके फर्स्ट में जा रहे हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर की चल रहे थे कि जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो इतनी है कि लाइक वो सीधा सेकंड में हमारे पास जा रही है, फर्स्ट में ना रुक के, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली हमारे मॉलिक्यूल्स में ही ट्रांजिशन हो रहा है, जिसे डाइपोल मूवमेंट की वजह से। तो डाइपोल मूवमेंट की वजह से जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप हमारा ट्रांजिशन होगा। और हम जो ट्रांजिशन देखेंगे वो किस में देखेंगे, प्लस माइनस 1 के अंदर कंपल्सरी ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं हो रहे। वाई, बिकॉज हम क्या देखेंगे, प्लस माइनस 1। अगर हम बोलते डेल जे इक्वल टू 0, मतलब क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा, उसी स्टेट के अंदर वापस आया जा रहा है, ठीक है। बट इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि उसी स्टेट के अंदर ना जाके स्टेप चेंज कर रहा है, ये एनर्जी लेवल चेंज कर रहा है ये, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की वजह से। तो इसमें हम बोल सकते हैं, चलो छोड़ो इसको, ओनली डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 ट्रांजिशंस आर अलाउड, ये था इसका सिलेक्शन रूल। अब हमें देखते हैं इसका स्पेक्ट्रा। फाइनली हमारे पास क्या आना चाहिए, स्पेक्ट्रम आना चाहिए। स्पेक्ट्रम देखना है हमें कि लाइक जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आ रहा है वो आ कैसे रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल हुआ। सिलेक्शन रूल के बाद हम बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी से शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, जो एनर्जी लेवल है उसकी हम एनर्जी से ही बातें करते आ रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होगी वो बात करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे 2 केस लेके चलेंगे, ठीक है। देयर आर two cases. First one is rigid diatomic molecule. Rigid diatomic. And the second one is non-rigid डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आज की क्लास में बेसिकली हम बात करेंगे रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, एंड देन अगली क्लास में हम देखेंगे नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या और इसका
यूज हुआ है। तो अभी हम पहला पढ़ते हैं रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। तो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो दो एटम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है, HCl जो हम ले रहे हैं, जो दो एटम्स एक दूसरे कनेक्ट है, तो जो ये बीच वाली जो कनेक्शन है इनका, ये क्या है, रिजिड है। मतलब एक तरीके से रोड ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब उस रोड में क्या होगा, ना उस रोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, ना उस रोड को कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो वाला केस ले रहे हैं हम रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सिंस रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी हमारे पास होती है E इक्वल टू में H का टर्म में 2I J प्लस 1। अब आप बोल रहे हो सर ये वाली एनर्जी हमारे पास आई क्या है, बिकॉज कई आप में ऐसे होंगे जिनको रोटेशनल एनर्जी अगर मैं बोलता हूं तो क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। आप ये वाली रोटेशनल एनर्जी लिखोगे, ठीक है। बट ये वाली रोटेशनल एनर्जी ना होगी, हमारे पास रोटेशनल एनर्जी क्वांटम के केस के अंदर आती है। ये वाली हमारा रोटेशनल एनर्जी किसके केस के अंदर देखते हैं, क्लासिकल के अंदर। और जो ये वाले डिस्कस करेंगे, ये वाला किसमें होता है, हमारे क्वांटम के अंदर। तो क्लासिकल से क्वांटम में कैसे स्विच हुए, ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेज में जहां पे हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, वहां पे हम डिस्कस करके आए हैं कि लाइक ये पूरा इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था, पूरा डेरिवेशन हमने वहां पे इसका किया था, ठीक है। तो अगर आपके डाउट है तो आप वो वाली क्लास जाके देख सकते हैं, और उस क्लास का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप क्लिक करके इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, या फिर इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमारा कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए इसको लेके चलते हैं। अब ये जो हमारा है, ये किसमें आता है, हमारा जूल के अंदर। बट मैंने बोला था जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को एज ए वेव नंबर के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर उसकी यूनिट को हम रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जूल है, हम कन्वर्ट करेंगे इसको सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। तो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्टिंग सेंटीमीटर इनवर्स, तो EJ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास H स्क्वायर अपॉन में, इसको हम H स्क्वायर को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। H क्या होता है, H कट होता है हमारे पास H अपॉन में 2 पाई, सो H कट स्क्वायर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 and 2 8 पाई स्क्वायर I, एंड इसको डिवाइड करते हैं हम HC से, ठीक है, कंप्लीट एनर्जी को J प्लस 1। सो EJ हमारे पास जो आएगा, EJ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से H अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I C J प्लस 1। इस टर्म्स को हम इमेजिन करके चलते हैं, EJ इज इक्वल टू में B J प्लस 1, और ये किस में आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, वेयर B इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन में 8 पाई स्क्वायर IC सेंटीमीटर इनवर्स, एंड J इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज आई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये तो सिर्फ हमारे पास एनर्जी आई है, हमें क्या देखना है, एनर्जी का ट्रांजिशन देखना है कि दो एनर्जी का हम जब ट्रांजिशन करेंगे तो वो एनर्जी ट्रांजिशन क्या होगा, ठीक है। वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड चीज आई क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो भी आपको डाउट आ रहा होगा। H तो हमें पता है नॉर्मली प्लांक कांस्टेंट है, C भी हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट है, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आई क्या है हमारे पास यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हम देखते हैं मास, ठीक है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंगल एटम के लिए बात करते हैं हम यहाँ पे, तो सिंगल एटम के लिए क्या होता है, mr स्क्वायर, सिंगल एटम। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जहां से हम खड़े हैं
एक्सिस के थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड m क्या होता है वहां के मास, जिस मास पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है। एंड इफ वी डिस्कशन अबाउट द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक से ज्यादा जब मॉलिक्यूल होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, तो वहां पे मास यूज ना करके रिड्यूस मास लेते हैं और वहां पे हमारा जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, म्यू आर स्क्वायर। फिर म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ फर्स्ट एटम इनटू मास ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फर्स्ट प्लस मास ऑफ सेकंड, ठीक है। ये होगा रिड्यूस मास, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाएगा ये रिड्यूस मास, ठीक है। इतना हो गया आपका, इतना आपने कर लिया, ये चीजें हमारे पास आ गई। अब हमें देखना क्या है, बेसिकली हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात करेंगे कितना फ्रीक्वेंसी आई है, कितने डिफरेंस आई है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला है दिस वन, इसको हम वही सेम हमारा यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। Bj+1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। क्या देख रहे हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम कहां से, J से J+1 में, J से J+1 में क्यों देख रहे हैं, बिकॉज डेल J इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, ±1 होना चाहिए। दोनों केस देखेंगे। फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, यहाँ पे वो एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन लाइन के लिए हम देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे इमिशन लाइन के लिए, इमिशन लाइन के लिए जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि आ जा रहा है J+1 के अंदर जा रहे हैं। सेकंड में हम देखेंगे इमिशन लाइन के लिए, इमिशन लाइन के लिए सेम होता है, वो क्या होगा, जैसे J+1 जो नीचे आएगा, ठीक है, मतलब नीचे की साइड में 1 से 0 के अंदर आएगा, मतलब J+1 से J में आएगा, वो वाला केस देखेंगे। ये वाला केस कौन सा होगा, इमिशन वाला, ये वाला केस कौन सा होगा, एब्जॉर्प्शन केस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इमिशन लाइंस फॉर इमिशन लाइन एंड दिस वन फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं। तो जो ट्रांजिशन आएगा हमारे पास क्या आएगा, डेल EJ, डेल क्या होगा, डिफरेंस J+1 माइनस में EJ, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, B J की जगह J+1 की जगह J+2 माइनस में B J+1, ओके। B अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है हमारे पास J+1, तो J+1 को लेते हैं बाहर कॉमन माइनस में J, सो दैट वी गोट, यहां से क्या आ जाएगा, J से J कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बाहर आएगा एंड J+1 डेल EJ, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया, ये किसमें आई है हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, और जो ये फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास, ठीक है, जो ये डिफरेंस आया ये किसमें आया, एब्जॉर्प्शन लाइन के केस के अंदर आ रहा है। तो इतना आ गया। अब ये हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि लाइक जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है ऑलरेडी, उससे कितना कम या कितना ज्यादा है, ठीक है। तो वो चीज हम देखते हैं बाद में, पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है। मैं बेसिकली अब जो डिफरेंस हम लेते हैं, आप याद रखना, बेसिकली जो डिफरेंस हम लेते हैं, डिफरेंस जो हम लेंगे वो क्या होता है, मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर बताया था, जब 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस हम करते हैं क्रिएट, तो क्या होता है, h म्यू होता है, ठीक है। मैंने आपको ये चीजें बताई थी। फिर अगर हम यहाँ पे करते हैं, जैसे हम क्या ले रहे हैं, ये हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है, ये क्या है, जूल के अंदर है, डिवाइड कर देते हैं इसको Hc से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ही। अब ये वाला बन गया तो क्या हो गया, आप इसको एक तरीके से मान सकते हो, +1 क्या हो गया, J+1 माइनस में डेल J इज इक्वल टू H से H कैंसिल आउट हो गया, और जो ये बताया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, वही वेव नंबर, ठीक है। तो बेसिकली हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, वो क्या एक तरीके से वेव नंबर ही है। और वेव नंबर को मैंने बोला था, वेव नंबर किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इक्वेशन आई थी ये वाली फर्स्ट, इक्वेशन मान लो इसको सेकंड, सो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो ठीक है।
देन द frequency of absorption language क्या हो जाएगा, म्यू बार इज इक्वल टू में डेल ई जे, और ये हमारे पास हो जाएगा 2b जे प्लस 1, किसमें है ये, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, अब ये तो किसके लिए आया हमारे पास, एब्जॉर्प्शन लाइन के लिए। सेम हम किसके लिए निकाल सकते हैं, इमिशन लाइन के लिए। इमिशन लाइन के लिए क्या होगा, जस्ट कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो सिमिलरली emission lines ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि सर हम ये वाले फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करते, यहाँ पे माइनस, तो हम ऑलवेज प्लस यूज करके चलते हैं। तो आप ठीक हो, हम क्या देखते हैं, ट्रांजिशन देख रहे हैं। ट्रांजिशन में हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी लेके वो अपर लेवल के अंदर जा रहा है। ठीक है, ना कि हम वो देखते हैं कि लोअर लेवल के अंदर आ रहा है। जब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके वो एनर्जी लेवल्स के अंदर जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर जा रहा है, ना कि हायर से वो लोअर के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए हम ऑलवेज यूज करते हैं दिस वन, नोट दिस वन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं, इसका एक एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं और इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम इसका किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा एंड जो रिजल्ट था वो हमारा यही होता है कि लाइक हमें क्या देखना है, बेसिकली स्पेक्ट्रम देखना है हमें। तो स्पेक्ट्रम देखने के लिए हम लेते हैं कुछ एनर्जी लेवल्स, जस्ट लाइक आप ले सकते हैं यहाँ पे मेरी पेंटिंग पे उंगलियां ना उठाना। प्रोफेशनल बंदों के पास भी हो जाती है गलतियां। तो यहां मान के चला j इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इसी के स्पेक्ट्रम्स हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी की। तो बेसिकली J इक्वल टू 0 पे जो एनर्जी होगी, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, EJ इक्वल टू में 2B J प्लस 1, सॉरी 2B नहीं था, B J प्लस 1। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी आई थी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए वो क्या आया था हमारे पास, 2B J प्लस 1। अब यहाँ पे J इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इसकी एनर्जी क्या आ गई, 0। ठीक है, J इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2B। J इक्वल टू 3 करेंगे तो, सॉरी 2 करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 6। J इक्वल टू 3 करेंगे 4 एंड 3 12। J इक्वल टू 4 करेंगे तो 20।
ठीक है। तो आप एनर्जी, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा मैं ऐसे ही क्यों बना रहा हूँ, लाइक इसमें ज्यादा गैप लेके इसमें फिर कम 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 गैप लेके हुए चलते आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो एनर्जी लेवल्स वो एक फिक्स स्पेस के अंदर ना होके इनकी जो स्पेस होती है वो डिफरेंट होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख गया होगा। एनर्जी इसकी 2 है, इसकी 4, सॉरी इसकी 2b है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2b, इनके बीच का डिफरेंस 4 आ गया, इनके बीच का डिफरेंस 6 आ गया, फिर इनके बीच का डिफरेंस 8 आ गया, मतलब डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। अब हमारा क्या था सिलेक्शन रूल, j इक्वल टू डेल j इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो 0 से 1 में जाएंगे, फिर 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में, एंड 3 से 4 में, तो फिर इसी तरीके से हम आगे इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो जब 0 से 1 में जा रहे हैं हम, तो 0 से 1 में जा रहे हैं तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, j इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ठीक है। तो j इक्वल टू अगर हम सॉरी j इक्वल टू 1 नहीं, j इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। हमने क्या लिया था, j से हम ले रहे हैं j प्लस 1 में, ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी है j, तो j की वैल्यू लोअर कौन सी है यहाँ पे 0 to 1, तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2b, तो जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास आएगी वो हमारे पास कौन सी आएगी 2b की। ऐसे सेकंड 1 से 2 में जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 4b, 4b सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी आ जाएगी हमारे पास 4b की। ठीक है। थर्ड वन 2 से 3 में जाएंगे तो 2 6 आ गया, ऐसे जब 3 से 4 में जाएंगे तो 3 से 4 में जाएंगे तो आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8 8b। ठीक है। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे यहाँ पे कि जब हमने एनर्जी की बात करी तो एनर्जी क्या हो रहा है, हर लेवल पे इंक्रीज होती जा रही है, बट जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे बेसिकली वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है कि वो सेम है, मतलब इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है 2b का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2b, एंड ऑल्सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या आ रहा है डिफरेंस 2b, मतलब हमें क्या मिल रहा है एक फिक्स डिफरेंस के अंदर ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड दिस वन फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, रोटेशन एनर्जी ट्रांजिशन। इतना आ गया हमारे समझ में, ये ग्राफ हमें देख लिया, हमें क्या मिल गया यहाँ से स्पेक्ट्रम में मिल गया। ठीक है। अब जो हमारी एक चीज आती है कि स्पेक्ट्रम में मिल चुका है, ये भी हमें मिल चुका है। ठीक है, हमें देखना है इंटेंसिटी। ठीक है, बेसिक पॉइंट हमारे ये था ना कि लाइक ये आने के बाद हम क्या देखते हैं, हमें देखना है कि इंटेंसिटी जो रमन स्पेक्ट्रम के अंदर जो बेसिकली हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम जो मिलता है हमें वो स्पेक्ट्रम हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये तो हम नॉर्मल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, ऐसे इधर एक पीक मिलेगी, फिर आगे कहीं जाके पीक हमें दोबारा मिलेगी। ठीक है, तो ये पीक हमें इस वे में स्पेक्ट्रम क्यों मिल रही है कि लाइक ब्राइट हमें कहीं ब्राइट पॉइंट में हमें ब्राइट मिलता है, फिर उसके चारों तरफ जब साइड में जाते जाते तो वो डिम डिम होते हुए एकदम वो हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज हमें क्यों मिल रही है, वो चीज हम देखेंगे इंटेंसिटी के अंदर। ओके, चलो शुरू करते हैं इंटेंसिटी का। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में किसमें, जब हमने बात की थी अपनी क्वांटम थ्योरी की बात, रमन की क्वांटम थ्योरी की जब हमने बात की थी तो वहां पे हमने इंटेंसिटी के जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था। फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था वो पहले देख लेते हैं, हमने वहां पे यूज किया था। अब हम देखते हैं फुल इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी में बेसिकली हमने क्या यूज किया था, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो के अंदर हमने क्या देखा था, हमने बात की थी वहां पे पॉपुलेशन की, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं आप, मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस स्टेट के अंदर, तो उसकी आप बात कर सकते हो। वो चीज हमने किसमें देखी थी, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर। और बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर उसने क्या दिया था कि मान लो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर आपके n पार्टिकल है, मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर n नोट है। ठीक है, तो nth स्टेट के अंदर या फिर jth स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, वो चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे कि सपोज दैट कि जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या है, सपोज एट ग्राउंड स्टेट पार्टिकल क्या हो गए, n नोट। सो एट jth स्टेट, jth स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, nj इक्वल टू में n नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में eg अपॉन kt। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, वेयर इक्वेशन हम कुछ भी दे देना, जो भी इसके नेक्स्ट इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 2 आई थिंक क्या होगा हमारे पास, बोल्ट्जमान कांस्टेंट which give value 1.38 into 10 to power minus में 23 जूल पर केल्विन। ओके, इजी हमारे पास, इजी हमारे पास क्या है यहाँ पे, एनर्जी वाला। ठीक है, इजी एनर्जी आई हमारे पास, इतना हो गया था हमारे पास। अब हमें क्या देखना है, हमें तो किस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम के लिए। स्पेक्ट्रम मतलब हम किस में बात करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर जो ईजे की वैल्यू होगी, ईजे की वैल्यू बेसिकली क्या है हमारे पास, ईजे हमारे पास आता है बी जे प्लस 1। ठीक है, अब इस बी जे प्लस 1 को हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहां पे करते हैं डिवाइडेड बाय एच सी। ठीक है, और डिवाइडेड एच सी करते ही हमारा जो ये फॉर्मूला होता है किसमें आता है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ईजे की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ही एच सी बी जे प्लस 1। एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, एच सी बी जे प्लस 1। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ जाएगी यहां से, तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन 2 एन जे इज इक्वल टू में एन नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एच सी बी जे प्लस 1 डिवाइड्स के टी। ठीक है, ये आ गया, गॉट इट। आप इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एंड हमने एक चीज और देखी थी, एंड द इंटेंसिटी is directly proportional to population of molecules। ठीक है, जिसका मतलब क्या था, I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
एन जे के। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी एन जे के। ठीक है, आगे इतना समझ में आपके? ओके, इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला आ गया ये वाला। अब इससे हमें क्या मतलब मिला कि मतलब एन जे की वैल्यू जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वहां पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसकी इंटेंसिटी वहां पे मैक्सिमम होगी, दैट मीन कि हमें क्या मिलेगा, वहां पे ज्यादा ब्राइट लाइन मिलेगी। जो ब्राइट लाइन हमें मिल रही थी ना वो वहां पे ब्राइट मिलेगी, बाकी उसके साइड वाली डिम होती चले जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एन जे की वो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। एन जे की रियल में कोई ऐसी मैक्सिमम वैल्यू होती है कि जिसके आसपास डिमोशन होता चला जाता है, एंड देन एन जे की उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हमें ब्राइट लाइन या सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी एन की मिलती है। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो ये हुआ। अब सपोज दैट हम बात किसकी कर रहे हैं कि हम यहाँ पे स्पिन हमारा डीजेनरेसी वाला केस भी आ सकता है। ठीक है, कि इस क्वांटम के अंदर जा रहे हैं, क्वांटम में बेसिकली क्या होता है, स्पिन वाला पार्ट आता है, तो स्पिन में क्या होता है हमारा डीजेनरेसी पार्ट भी आता है वहां पे। तो इफ वी इंक्लूड डीजेनरेसी, ठीक है, if degeneracy is, और आपको मैंने बताया था कि डिजेनरेसी किससे दी जाती है, 2j+1 से। तो ये चीजें ऐड करके हमारा क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन 2 एन जी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2j+1 एन नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एल सी बी j+1 डिवाइडेड बाय के टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें निकालना है एन जे की वो मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी जे की वो वैल्यू जिसके लिए एन जे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम पता है मैक्सिमम मिनिमम जब हम करते हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसके केस के अंदर क्या करते हैं, इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन जे dnj डिवाइडेड बाय dj इज इक्वल टू 0। ये करते हैं, तो चलिए करते हैं शुरू इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो nj d डिवाइडेड बाय dj 2j+1 एंड नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में hc p j+1 kt इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एक बार करेंगे सिर्फ इसके लिए क्योंकि एन नोट क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो बाहर लेंगे। इसके लिए करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एच सी बी j+1 डिवाइडेड बाय के टी। एंड देन सेकेंड टाइम करेंगे हम इसका, तो ये वाला कांस्टेंट आएगा एज इट इज प्लस में 2j+1 एंड इसका जब हम करेंगे यहाँ पे j का, तो यहाँ पे j क्या हो रहा है, j+1 आ रहा है। ठीक है, तो इस j का होगा पहले और जो आगे +1 क्वांटिटी है वो तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास ये वाला कांस्टेंट टर्म आएगा एक, तो फिर इसका करेंगे तो यहाँ से एक तो 0 हो जाएगा, दूसरा हमें एज इट इज मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये वाले टर्म। तो अगर इसको आप अलग भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एच सी बी अपॉन में के टी जो कि कांस्टेंट होगा। एंड देन दूसरा टर्म हम जब इसका करेंगे तो ये क्या जाएगा, ये वाली टर्म हमें बाहर मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एच सी बी अपॉन में के टी एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एच सी बी j+1 अपॉन में के टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे एक तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हमें कॉमन आ रही है एंड देन दूसरा जो एन नोट है ये क्या हो रहा है, 0 नहीं होगा एन नोट। बेसिकली क्यों 0 क्यों नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, एन नोट
अंदर हमें बचेगा यहाँ पे, अगर हम ये वाले टर्म कॉमन लेते तो 2 प्लस यहाँ से हमें बचेगा ये वाला जो कि हो जाएगा माइनस 2j प्लस 1 एंड HCB अपॉन KT एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस में HCB JJ प्लस 1 डिवाइडेड में KT इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स है, एक तो ये वाला हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड जो ये वाले टर्म है ये भी क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं हो सकती, वाई? बिकॉज अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, h की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू हमें पता है 0 नहीं होती, k की वैल्यू हमें पता है 0 नहीं होती, h की वैल्यू t की वैल्यू हमें पता है 0 नहीं होती। b की वैल्यू, b क्या था हमारे पास, बेसिकली b हमारे पास था h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर IC। h हमारा 0 नहीं होता, I 0 नहीं होता, सॉरी c 0 नहीं होता, I क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है म्यू r स्क्वायर। ये 0 नहीं हो सकता एटम के केस के अंदर, व्हाई? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल नहीं हो सकता 0, सॉरी मास 0 नहीं हो सकता। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 0 कैसे हो सकते हैं, कोई ना कोई डिस्टेंस होगी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, दोनों न्यूक्लियाई कोलैप्स तो करेंगे नहीं, व्हाई? बिकॉज उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे में अटैच नहीं होंगे, दैट मीन उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, बी भी 0 नहीं होगा, जे, सॉरी यहाँ पे जी नहीं है ना, एक मिनट, आई थिंक आई हैड सम मिस्टेक, I have done some mistake। यहाँ पे हमारा आएगा J जिसके अपर टर्म थी, सॉरी आई थिंक मैंने एक मिस्टेक करी है यहाँ पे, जो हमारा था ये DJ और अंदर आया था हमारे पास N नोट 2J प्लस 1 एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस में HCB JJ प्लस 1 ओके। यहां से जब हम करेंगे तो यहां से हमारे पास दो टर्म्स आएंगे अगेन, इसका होगा ना, इसका क्या होगा, J स्क्वायर प्लस J हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अब यहां से हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, एक तो हमारे पास नॉर्मली जब इसका क्या था 2 आ गया, n बाहर आ गया, ये टर्म आ गई, प्लस 2J प्लस 1 एज इट इज। जब इसका करेंगे तो एक तो कांस्टेंट हमारे पास बाहर आएगा HCB अपॉन में KT, प्लस में जो इसका होगा JJ प्लस 1, JJ प्लस 1 क्या हो जाएगा, J स्क्वायर प्लस 1, इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। जैसे आप हम वो नहीं कहते कि e की पावर माइनस में x स्क्वायर होता है, तो e की पावर माइनस x और यहाँ पे मान सकते हैं अल्फा माइनस अल्फा x स्क्वायर होता है, तो पहले क्या करते हम जो कांस्टेंट है उसको इसके मल्टीपल में ले लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या आ गया मल्टीपल में, अब क्या आ गया x स्क्वायर को क्या करते हैं, जब x स्क्वायर को हम डिफरेंशियल करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, जो कि हम फिर आगे इसके मल्टीपल में लेते हैं, तो वैसे ही क्या होगा JJ प्लस 1 का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या आ जाएगा, इसके मल्टीपल में आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2J प्लस 1, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस में HCB JJ प्लस 1 डिवाइडेड में KT, ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको कॉमन लेंगे तो 2, और जब ये लेंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म स्क्वायर हो जाएगा इसके, ठीक है, एंड देन ये J प्लस 1, ओके, ऑलराइट, अभी ठीक है। अब ये वाला हो गया, अगर हम J की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 क्या होता है 1 होता है, मतलब टर्म यहाँ पे भी 0 वैल्यू इसकी नहीं देगी, ठीक है, और KT होता है हमारे पास कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म भी क्या हुई 0 नहीं हुई, तो मतलब ये भी टर्म 0 नहीं हुई, ये भी टर्म 0 नहीं, तो 0 कौन सा होगा फिर, दिस वन। सो 2 माइनस में 2J प्लस 1 स्क्वायर HCB अपॉन KT इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। है इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, दोनों साइड अलग अलग करते हैं, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2J प्लस 1 स्क्वायर HCB अपॉन में KT, सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2J प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2KT अपॉन में
HCB। ठीक है, इतना आ गया। दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2J + 1 इक्वल्स टू 2KT डिवाइडेड बाय HCB का रूट। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2J इक्वल्स टू 2KT अपॉन में HCB रूट में -1। तो J इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, J इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2KT अपॉन में HCB -1 एंड 1/2। 1/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा, J इक्वल टू में KT डिवाइडेड बाय 2HCB एंड -1/2। ठीक है, J वाली वैल्यू हमारी किसकी आई है, J की, और J की किसकी, इक्वेशन नंबर क्या आएगा, आई थिंक 4 आएगा। ठीक है, J की इस वैल्यू के लिए जो N की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, मतलब जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम। ठीक है, J की इस वैल्यू के लिए, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 so equation 4 the value of J will give the maximum population of molecule that is maximum intensity। ठीक है, क्या देगा यहाँ पे, मैक्सिमम इंटेंसिटी में देगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमने निकाले ना कि इंटेंसिटी कैसे भी कि J की जो ये वाली वैल्यू है, अब यहाँ पे हमें K की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है। B की वैल्यू हम निकाल लेंगे, नहीं पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम निकाल लेंगे। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसी एटम का, अगर हमें डिस्टेंस पता है, कोई भी एटम हमें दे रखा है उसके दोनों मॉलिक्यूल पता है, उसके बीच की डिस्टेंस हमें पता है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको दो चीजें बोली थी, एक तो बोली थी बॉन्ड लेंथ यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकलती है आपको बेसिकली मैंने बताया, और दूसरा हमने बोला था एक तो बॉन्ड लेंथ एंड देन दूसरा क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई इसकी, किस केस के अंदर, रिजिड केस के अंदर। ठीक है, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर। सेकंड चीज, अब यहाँ पे जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे ये पूरे से जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यहाँ से हम निकालेंगे उनको कैसे भी करके। फर्स्ट क्या था, बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें कैसे पता चलता है, सपोज दैट आपको बॉन्ड लेंथ में आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर आर क्या है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, एक आया था हमारे पास ये, सेकेंड हमारे पास आया था बी इक्वल टू में एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, रोटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता तो क्या आएगा, बी इक्वल टू में एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी, दैट इज अगर इसको हम चेंज करेंगे आर को वहां लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू सी, एंड दिस विल गिव अवर वैल्यू आर इज इक्वल टू में रूट में एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू सी। ठीक है, एंड बी ऑल्सो क्या हो गया, ये बॉन्ड लेंथ,
अब हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, जस्ट लाइक HCl दे रखा है, ठीक है, HCl दे रखा है तो हमें क्या हो गया, रिड्यूस मास हम निकाल लेंगे। रिड्यूस मास बी की वैल्यू हमें दे रखी होगी वहां पे, अगर बी की वैल्यू दे रखी है, रिड्यूस मास हम निकाल रहे हैं, पाई कांस्टेंट होता है, एच कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेम केस, अगर हमने बॉन्ड लेंथ निकाल ली है तो हम फिर वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये किसके केस के अंदर था, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस के अंदर। हमने रिजिड के केस के अंदर ये वाली चीजें देखी आज की, ठीक है। हमने देखा है रिजिड के केस के अंदर। अब हम बात करेंगे कि जब दो मॉलिक्यूल रिजिड ना हो, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक स्प्रिंग से बंधे हुए हो, ठीक है, स्प्रिंग टाइप में हम उनका जो बीच के जो बंधे हुए थे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर सपोज दैट यहाँ से कि स्प्रिंग के थ्रू बंधे हुए, तो स्प्रिंग के थ्रू बंधे हुए मतलब क्या होगा कि अगर ये घूम रहे, एक को हमने कांस्टेंट लिया, जैसे कि इसको कांस्टेंट लिया और पीछे वाले को घुमा रहे जोर जोर से, तो पीछे वाले को घुमाने पर क्या होगा कि जो बीच की लेंथ होगी, अगर स्प्रिंग टाइप में तो क्या होगा, खींचेगा, जस्ट लाइक ए रबर बैंड आप लेगो, रबर बैंड के एक साइड आप कुछ बांधना, दूसरी साइड से उस साइड से घुमाओगे तो क्या होगा, जो नॉर्मल की लेंथ होगी उससे क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, दैट मींस इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब उस बॉन्ड लेंथ के चेंज होने की वजह से एनर्जी के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, उसको करेंगे हम अगली क्लास में डिस्कस, ठीक है। और वहां देखेंगे नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस। तो आज की क्लास में हमने देखा रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में सारी चीजें डिस्कस करी। अगर आपके कोई डाउट है अभी भी इन क्वेश्चंस के अंदर, और जो हमारा रोटेशन एनर्जी जो फॉर्मूला आया था उसमें अगर डाउट है तो वो जो रोटेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो कैसे आया, तो आप जो मेरी इससे पहले वाली जो क्लास है, और उसका नाम मैंने दे रखा है कि लाइक रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, तो रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जाके देख सकते हो, वो आपको वहां पे कंप्लीट उसका डेरिवेशन देखने को मिलेगा कि लाइक वो इक्वेशन कैसे आ रही है, ठीक है। और अगर ना देखो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चीजें थी हमारे रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के बारे में, जो कि रिजिड का केस था। कल की क्लास में हम देखेंगे नॉन रिजिड के केस के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब कल हमारी क्लास आने वाली है नॉन रिजिड के ऊपर वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए फिजिक्स, एंड लेट्स स्टे विद भौतिकी। जय हिंद।